गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम संघ लोक सेवा आयोग का संगठन और उसके कार्यों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग को पॉपुलर इसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी भी है। तो भारत के जो संविधान निर्माता है, उन्होंने संविधान के निर्माण के समय इस तथ्य को भली भांति आत्मसात किया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था उसका आधार होती है। इसी भावना के अनुरूप उन्होंने भारतवर्ष के लिए प्रशासनिक तंत्र में कार्मिकों की भर्ती हेतु योग्यता के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने इस देश के लिए एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और उसके अनुरूप एक एकीकृत लोक सेवा की परिकल्पना की। इससे भी पहले 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जब कुछ संवैधानिक सुधार आरंभ हुए, उस समय भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। भारत में ये प्रेरणा ब्रिटेन व अमेरिका में लोक सेवा आयोगों की स्थापना से ग्रहण की गई। इन दोनों देशों में लोक सेवा आयोगों की जो स्थापना थी वो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी कि इससे लोक सेवा को राजनीतिज्ञों की जो कार्रवाई है उससे मुक्त रखा जा सकेगा। भारत में प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिज्ञों के सन्निकट अतिक्रमण से स्वतंत्र रखने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग की स्थापना का निर्णय सर्वप्रथम 1919 के सुधारों के अंतर्गत लिया गया। हमारे जो संविधान निर्माता दुनिया के विभिन्न देशों में लोक सेवा आयोग की बढ़ती हुई मांग और उसकी प्रतिष्ठा, आवश्यकता एवं महत्व से परिचित थे। वे इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य के हित में कर्मचारियों की भर्ती को कार्यपालिका के हाथों में नहीं छोड़कर एक स्वतंत्र अभिकरण को सौंपा जाना चाहिए। यही कारण था कि लोक सेवा आयोग में समानता व योग्यता के आधार पर योग्य व्यक्ति के चयन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय एवं राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान में किया। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आई होगी कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है। तो कहने का अभिप्राय है कि संघ लोक सेवा आयोग जो लोक सेवाएं होती हैं, नौकरियां होती हैं, सामान्य भाषा में कहें तो जो सेवाएं होती है, लोक सेवाएं होती है, उनकी भर्ती का काम करता है, अर्थात उनके चयन का कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है वो आईएएस के नाम से जानी जाती है। हर साल ये भर्ती निकलती है, आप सबको ये मालूम भी है। अब हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 315, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 315, तो संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रोविज़न किए गए हैं। जो आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 है वो संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है। 2 या 2 से अधिक राज्य एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी रख सकते हैं और संसद उनकी इस प्रार्थना पर संयुक्त आयोग की स्थापना भी कर सकती है। इसी में ये प्रोविज़न किया गया है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करें तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। इस तरह हमारा संविधान केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान करता है। इस अध्याय में संघ लोक सेवा आयोग से विभिन्न जो प्रावधान है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका संगठन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके संगठन के संबंध में चर्चा करेंगे।
संघ लोक सेवा आयोग का जो संगठन है वो ये है कि संविधान ने आयोग के आकार को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान क्रियाशील हुआ और संघीय लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया, उस समय आयोग में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते थे। सदस्यों की संख्या 6 से 8 सदस्यों के बीच स्थिर रही है। वर्तमान में ये संख्या लगभग एक अध्यक्ष तथा लगभग 8 सदस्य है। सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। तो भारत के जो संविधान निर्माताओं ने संघ लोक सेवा आयोग को न्यायपालिका के जैसा स्थान प्रदान किया है। ऐसा करते समय वे 1924 के प्रवर्तन सेवाओं संबंधी राजकीय आयोग ली आयोग के इस मत से प्रेरित थे कि इस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है कि अत्यधिक लोक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को आयोग का सदस्य बनाया जाए, जिससे वे राज्य तथा उसके कर्मचारियों के मध्य महत्वपूर्ण व आत्मीय संबंध स्थापित कर सकें। जहां व्यावहारिक हो, इन सदस्यों को समस्त राजनीतिक संगठनों से दूर रहना चाहिए और कम से कम दो सदस्य तो उच्च न्यायिक अथवा कानूनी योग्यता प्राप्त होने चाहिए। इन्हें पूर्णकालिक अधिकारी होना चाहिए एवं इनका वेतन व अन्य सुविधाएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कम नहीं होनी चाहिए। इसी भावना के अनुरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसे प्रोविज़न किए हैं जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय किसी भी प्रकार के प्रभाव और दबाव से मुक्त रह सकें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का चयन करते समय राष्ट्रपति को यह देखना होता है कि लगभग आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पदार्पण किया हो। संविधान सभा में इस प्रावधान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया था कि लोक सेवाओं में उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जांच के संबंध में उस व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता जो स्वयं लोक सेवाओं से संबंधित रहा हो। शेष आधे सदस्यों के संबंध में किसी विशेष योग्यता अथवा विशेषता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इस संबंध में जो निर्णय है वो राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 साल या 65 साल की आयु को प्राप्त होने तक या इन दोनों में से जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करेगा। इसका अर्थ है कि यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो 6 वर्ष की अवधि से पहले भी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और आयोग का कोई भी सदस्य स्वयं अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है कभी भी। संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत केवल 2 ही परिस्थितियों में उल्लेख किया गया है जिनकी स्थिति में आयोग के सदस्यों को पदमुक्त किया जा सकता है। कि प्रथम तो ये कि आयोग के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से पदमुक्त किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति संबंधित सदस्य का मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेज दें और उच्चतम न्यायालय जांच के बाद ही सिफारिश करे कि उक्त सदस्य कदाचार के आधार पर पदमुक्त किया जाए तो राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी कर सकता है। दूसरी बात यह कि एक सदस्य स्वतः ही अयोग्य हो जाता है यदि वह पहली बात है कि दिवालिया घोषित हो जाए, दूसरी बात अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य नौकरी कर ले और तीसरी बात है कि राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद के अयोग्य हो चुका हो। तो लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, अर्थात दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करने के लिए भी अपात्र होंगे, सिवाय इसके कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य इसी आयोग का या राज्य के किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नहीं पा सकता। इस प्रकार के प्रतिबंधों का जनता पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहता है और वे आयोग के सदस्यों को विशेष सम्मान करते हैं क्योंकि जनहित के लिए वे अपने भविष्य के पदों का त्याग करते हैं। यह व्यवस्था में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसे धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है।
यद्यपि इसके प्रावधान पूर्ववर्ती कानून से कुछ बेहतर है। इसमें कहा गया है कि सदस्यों की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। संविधान के इस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारी वृंद की संख्या तथा उनकी सेवा शर्तों के संबंध में उपबंध करने का अधिकार भी दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब हम संक्षेप में देखते हैं कि आयोग का सचिवालय और स्टाफ क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 318 में आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उसकी शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। आयोग के नवीनतम प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार आयोग के सचिवालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों की संख्या लगभग 51 है, जिसमें एक सचिव, 2 अतिरिक्त सचिव, 3 निदेशक, 7 संयुक्त सचिव, 14 उप सचिव तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल है तथा वर्तमान में इनमें कुछ वृद्धि हुई है। राजपत्रित अधिकारियों के उपयुक्त पदों में केवल प्रमुख पदों को ही गणना की गई। इसके अतिरिक्त भी अनेक राजपत्रित अधिकारियों के पद आयोग में शामिल है। आयोग के सचिवालय में अनेक राजपत्रित पद भी स्वीकृत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयोग में विभिन्न सेवाओं के संबंध में अलग अलग स्टाफ लगाया गया है जो सेवा से संबंधित बातों को डील करते हैं। या गोपनीयता, पंजीकरण, सेवा शर्तें, मामले, कंप्यूटर आदि, प्रेषण, पुस्तकालय, रिकॉर्ड शाखा आदि प्रमुख अधिकांश शाखाएं प्रत्यक्ष उप सचिव के नियंत्रण में रहती है। उप सचिव के अधीन अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी लिपिक कार्यरत है। इस तरह हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में इस अपने अध्याय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ पर चर्चा की है। अगले अध्याय में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।